डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम लोगों का नया चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक क्लासिफिकेशन है या आप बोल सकते हो एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जिससे कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम लोग ईजिली स्टडी कर सकें। क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है, क्या ज़रूरत है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की या पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने की। क्लासिफिकेशन का पर्पस ये है कि वो हमारे लिए एलिमेंट्स की स्टडी को ईजी कर देता है। हमें सभी एलिमेंट्स को नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम कुछ एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर पढ़े हुए एलिमेंट से सिमिलर होंगी। तो ये पूरा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स, हम लोग उसको जल्दी से कवर करते हैं। ये एक हिस्टोरिकल पार्ट है कि कहाँ से क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन या आप बोल सकते हो नॉलेज है, वो लेवोशियर के समय से है। लेवोशियर ने उस समय पे, अपने समय पे, जो कि 1660s की बात है, उस समय पे जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया। उस समय बहुत कम एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन उस समय के नोन एलिमेंट्स को लेवोशियर ने सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया। तो आप कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन की शुरुआत लेवोशियर ने की। लेवोशियर ने जो शुरुआत की, फिर वो आगे धीरे धीरे और जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए, वो क्लासिफिकेशन का तरीका भी धीरे धीरे रिफाइन होता चला गया। हम लोग आएंगे डोबोनियर्स ट्रायड रूल। डोबोनियर्स ट्रायड रूल में क्या हुआ कि डोबोनियर ने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ये तीन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रखते थे बाकी दो से। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि तीन एलिमेंट्स के सेट बनाए गए। इन्हीं तीन एलिमेंट्स के सेट को क्या बोलते हैं? ट्रायड। इन तीन एलिमेंट्स के सेट में क्या खास बात थी कि जो तीनों एलिमेंट्स थे इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। इस सेट को ट्रायड बोला गया। इस ट्रायड की एक खासियत थी, खासियत ये कि जो तीन एलिमेंट्स का सेट है, उन तीन एलिमेंट्स के सेट में वो जो बीच वाला एलिमेंट है, जो मिडिल एलिमेंट है, उसका एटॉमिक वेट फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज होता है, एरिथमेटिक मीन होता है। मैंने क्या बोला, फिर से सुनते हैं। जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट का एवरेज है, सिंपल एवरेज है, एरिथमेटिक मीन है। उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट was approximately the arithmetic of mean of first and last element। एक ट्रायड का एग्जाम्पल मैं लेता हूं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ट्रायड का सेट था, तीन एलिमेंट्स का एक सेट था। लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है और पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 है। चलिए फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उसका अरिथमेटिक मीन या एवरेज निकालते हैं। एवरेज विल बी 7 plus 39 divided by 2। 7 plus 39 is 46 divided by 2 is 23। तो एक्सपेक्टेड ये है कि जो बीच वाला एलिमेंट सोडियम है उसका एटॉमिक वेट कितना होना चाहिए? 23। सरप्राइजिंगली सोडियम का एटॉमिक वेट 23 ही होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 7 plus 39 का जो एवरेज 23 आया वो ट्रायड रूल को फॉलो कर रहा है, एवरेज रूल को फॉलो कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ट्रायड का। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम भी एक ट्रायड हुआ करता था, जिसमें कैल्शियम फर्स्ट, स्ट्रोंशियम मिडिल एलिमेंट और बेरियम लास्ट एलिमेंट होता है। चलिए 40 और 137 का एवरेज पता करते हैं। एवरेज विल बी 40 plus 137
डिवाइडेड बाई 2। जरा पता करें 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2 कितनी वैल्यू आनी चाहिए? ये वैल्यू आ जाएगी 88.5। इसका ये मतलब है स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक वेट कितना होना चाहिए? 88.5। स्ट्रॉन्शियम का जो एक्चुअल एटॉमिक वेट है वो 87.5 है। आप बोलोगे ये 87.5 है, ये 88.5 है, बट दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। उस समय इतनी जानकारी भी हासिल कर पाना बहुत बड़ी बात थी, और यहां पे अप्रॉक्सीमेटली है तो ये ठीक है, बिल्कुल सही है। एवरेज रूल कोई बहुत ज़्यादा वायलेट नहीं हो रहा है, हमारा 88.5 आया है, लेकिन वास्तव में 87.5 है, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ये एक ट्रायड है। ऐसे ही कुछ दूसरे ट्रायड्स के भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम भी एक ट्रायड हुआ करता था जो कि इस ट्रायड रूल को फॉलो करता है, एवरेज रूल को फॉलो करता है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये भी एक ट्रायड है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन भी एक ट्रायड है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी एक ट्रायड है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रायड जो कि एवरेज रूल को फॉलो करते हैं। और सिर्फ एवरेज ही नहीं, इन तीनों एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सिमिलर पाया जाता है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज। डोबोनियस लॉ ऑफ ट्रायड्स के बाद जो अगला नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स को अरेंज करने का या एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, वो न्यूलैंड्स का था। इन्होंने एक रूल दिया, ऑक्टेव रूल या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है कि जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करते हो, किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। आप इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल करेगी। एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी मिलेगी? फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी जैसा मिलेगा। न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वॉज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। एक चीज और नोट करने वाली है कि जब ये क्लासिफिकेशन आया था उस समय इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी, तो इस क्लासिफिकेशन में इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस को जगह नहीं दी गई थी इस क्लासिफिकेशन में। और ये पाया जाता है कि एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसे या किस एलिमेंट को सिमिलर होती है? फर्स्ट एलिमेंट को सिमिलर होती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे म्यूजिक में आप देखते हैं कि टोटल कितने सुर होते हैं? 7 सुर हैं, और 8वां सुर वापस से पहला वाला आता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखने वाला हूं, और क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था वो भी आप देख सकते हैं इस क्लासिफिकेशन या इस अरेंजमेंट में। टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन डिस्कवर्ड नहीं था, इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी। उसके बाद जो 8th एलिमेंट आएगा वो है सोडियम। 8th एलिमेंट सोडियम। सोडियम की प्रॉपर्टीज किसको रिजेंबल कर रही हैं? लिथियम को। तो एवरी 8th एलिमेंट, ये 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर है? लिथियम के, जो कि ऑक्टेव रूल है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन डिस्कवर्ड नहीं थी, आर्गन गैस इनर्ट गैस है, वो गैस डिस्कवर्ड नहीं थी। आर्गन के बाद पोटेशियम, फिर से 8th एलिमेंट। 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसको सिमिलर? सोडियम को। पोटेशियम के बाद कैल्शियम एंड सो ऑन। ये क्लासिफिकेशन इस प्रकार से किया गया था।
जो कि आप देख सकते हैं एक तरह से जो म्यूजिक में ऑक्टेव्स होते हैं उनको फॉलो करता है। एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल करती है। पर इस लॉ में या इस रूल में एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि यदि इनर्ट गैस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो ये पूरा जो रूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इनर्ट गैस उस समय तो डिस्कवर्ड नहीं थी, लेकिन जब बाद में डिस्कवर हुई और अगर आप उन इनर्ट गैसेस को इसमें ऐड कर दो तो ये एट्थ एलिमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वैलिड नहीं रहता है। एक और ड्रॉबैक है इस रूल का और इस अरेंजमेंट का आप बोल सकते हो, वो ड्रॉबैक ये कि ये उस समय के हिसाब से बढ़िया काम करता है लाइटर एलिमेंट्स के लिए। इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन वर्क्स वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स कैल्शियम तक। लेकिन जैसे ही आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भरने लगते हो तो ये ऑक्टेव रूल फेल हो जाता है। हैवियर एलिमेंट्स के लिए ये क्लासिफिकेशन वर्क नहीं करता है। तो ये ड्रॉबैक्स हो गए। एक ड्रॉबैक हम लोग लिख लेते हैं। ड्रॉबैक ये है कि वर्क्स वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स but fails for heavier elements। ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया। हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की? हमने कहा लेवोशियर ने सबसे पहले कोशिश की कि जो उस समय तक जितने भी एलिमेंट्स थे उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई कर ले। लेवोशियर के बाद फिर डोबर्नियर ने ट्रायड रूल फ्रेम किया। उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के सेट बनाए जो कि एवरेज रूल फॉलो करते थे। एवरेज रूल क्या है? बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होता है। और थर्ड क्लासिफिकेशन है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन क्लासिफिकेशन के बाद अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे जो कि लोथर मेयर कर्व होगा। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन है लोथर मेयर कर्व। हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन देख लिए, पहला लॉ ऑफ ट्रायड्स, दूसरा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब थर्ड क्लासिफिकेशन जो हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअली एक ग्राफ के थ्रू आया और दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड लोथर मेयर कर्व। 1869 में ये कर्व आया। लोथर मेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कर्व या एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। ग्राफ प्लॉट करने का मतलब है एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस लिया गया, एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट किया गया। एटॉमिक वेट was taken on x axis, atomic weight was taken on x axis and atomic volume on y axis। एटॉमिक वॉल्यूम y एक्सिस पे और एटॉमिक वेट x एक्सिस पे लिया गया था। जब ये ग्राफ बनाया गया तो ये देखा गया कि सिमिलर एलिमेंट्स की पोजीशन इस ग्राफ पे सिमिलर है। आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ में ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले पॉइंट्स, जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स हैं, दोज पॉइंट्स आर ऑक्युपाइड बाय लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। और आपको मालूम है कि ये एल्कली मेटल्स हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट्स एल्कली मेटल्स ने ऑक्युपाई कर रखे हैं। जो बॉटम मोस्ट पॉइंट्स थे उसमें ज्यादातर मेटल्स और मेटलॉइड्स ने पोजीशंस ऑक्युपाई कर रखी थी। जो डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ है, जो ग्राफ नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स प्लेस थे और जो असेंडिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ है उस असेंडिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ में आप हैलोजेंस की प्रेजेंस को देख पा रहे हैं। हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और अगर ग्राफ को और आगे बढ़ाएंगे तो आयोडीन भी आएगा। इस ग्राफ के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मैंने यहां पे लिस्ट कर रखे हैं, बारी बारी से एक एक को देखते हैं।
The topmost positions were occupied by alkali metals. What are alkali metals? Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. These metals are called alkali metals. तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स हैं इस ग्राफ के, those points are occupied by alkali metals. The alkaline earth metals, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. These are alkaline earth metals. Alkaline earth metals जो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ग्राफ है उसमें पोजीशंस ऑक्युपाई करके रखते हैं. जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. दोज हेलोजेंस ऑक्युपाइड ascending parts of the graph. These are ascending parts of the graph. And bottommost points were occupied by metals and metalloids. तो इस क्लासिफिकेशन या इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं या क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं? लोथर मेयर ने ये देखा कि जो सिमिलर पोजीशंस हैं ग्राफ पे वो सिमिलर एलिमेंट्स ने ऑक्युपाई कर रखी हैं. एक जैसी पोजीशंस पे आने वाले ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होगी, ऐसा कंक्लूजन लोथर मेयर ने ड्रॉ किया कि जो आइडेंटिकल पोजीशंस पे एलिमेंट्स आए उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगी. सिमिलर पोजीशंस are occupied by similar elements or similar elements occupied similar positions on this graph. अब इस ग्राफ के एक ड्रॉबैक के बारे में बात कर लेते हैं. ये अच्छी बात है कि एक ग्राफिकल क्लासिफिकेशन आया. अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन आ रहे थे वो एक्चुअली पीरियड्स में और ग्रुप्स में अरेंज थे, वो एक इंक्रीजिंग एटमिक ऑर्डर में अरेंज किए जा रहे थे. लेकिन ये एक पहला ग्राफ आया जो कि किसके बेसिस पे था? वो अरेंजमेंट ग्रुप और पीरियड का नहीं था, बल्कि एक ग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, एक ग्राफिकल अरेंजमेंट है. पर यही इसका ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं. क्यों ड्रॉबैक बोल सकते हैं? अगर हम बहुत सारे एलिमेंट्स को इस पे प्लॉट करें तो ग्राफ से कुछ भी रीड कर पाना मुश्किल हो जाता है. अगर हम 120 एलिमेंट्स या 100 एलिमेंट्स भी इस ग्राफ पे प्लॉट करें तो आप कुछ भी रीड आउट नहीं कर पाओगे. द ग्राफ बिकम्स एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग. दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस लोथर मेयर कर्व. अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे जो कि आप बोल सकते हो मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, and that classification was Mendeleev's periodic table. Okay students,